हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले अपना नया कंसेप्ट दैट इज एक्सेस डिमांड। लास्ट क्लास में हमने डेफिशिएंट डिमांड को कवर किया था। आज के इस क्लास में हम एक्सेस डिमांड को कवर करेंगे। तो एक्सेस डिमांड जस्ट अपोजिट है हमारा डेफिशिएंट डिमांड का। जब हमने पढ़ा था डेफिशिएंट डिमांड को तो हमने ये स्टडी किया था कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड जो होती है वो अराइज होती है, राइट। सॉरी, डेफिशिएंट डिमांड अराइज होती है। लेकिन एक्सेस डिमांड कब अराइज होती है? एक्सेस डिमांड तब अराइज होती है जब यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर भैया जी आपका एग्रीगेट डिमांड मोर देन हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो हमारा एक्सेस डिमांड जो होता है वो अराइज होता है। तो इफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज फॉर दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई विच कैन बी प्रोड्यूस एट फुल लेवल, दैट देन सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस कब होती है? जब यहाँ पर मोर देन रिक्वायर्ड होती है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई, उससे ज्यादा यूज हो गया वो, तो एक्सेस डिमांड जो है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक्सेस होता है ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर अगर आप इस डायग्राम में देखिए अगेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारी नॉर्मल डिमांड कर्व थी, तो एडी कर्व थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई। मतलब यहाँ पे डेल्टा इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, डेल्टा आई कह सकते हो, डेल्टा इन्वेस्टमेंट इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया, थोड़ी सी ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ गई, चेंज आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारी एडी जो है वो बढ़ गई, और ये जो एरिया आ गया अब वो हमारा कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? और ये जो ई था ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट था। आपको बताया था पिछली बार भी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जो जहाँ पे एडी इज टू एएस तो होता है, बट फुलर यूटिलाइजेशन होता है। बट इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर वाला कौन सा आ गया? ओवर एम्प्लॉयमेंट आ गया, इक्विलिब्रियम ओवर इक्विलिब्रियम हो गया। तो वो एक ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस था, बट मोर देन फुलर यूटिलाइजेशन हो गया वहां पर यूज रिसोर्सेज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू क्या आ गया? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। अगेन एडी प्लान जितना किया था वो अब क्या हो गया? अब ज्यादा है एएस से, जितना प्लान किया था उससे ज्यादा हो गया कौन? एडी। तो एडीपी जो है उसने क्रॉस कर दिया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। अब जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था एडी इज इक्वल टू में सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम करके, राइट। ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बता ही देता हूँ मैं, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रहा था इस पर, बट वो पता नहीं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो डिलीट हो गई। सो आई हैव टू मेक दिस वीडियो अगेन फॉर यू ओनली। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा ये है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार बताया था कि जो आपके पॉजिटिव वाले हैं, क्या कहा था कि जो आपके पॉजिटिव वाले हैं उनको आपको क्या कर देना था? डिक्रीज कर देना था डेफिशिएंट डिमांड में। लेकिन एक्सेस डिमांड में इनको क्या करना है? इंक्रीज करना है। और जो ये एम है नेगेटिव वाला, इसको आपको डिक्रीज कर देना है। तो इससे क्या होगा? अगर एडी बढ़, सी बढ़ेगा या आई बढ़ेगा या जी या एक्स एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा। लेकिन जब हमारा इम्पोर्ट डिक्रीज होगा, लाइक अगर एक्सपोर्ट हमारा 100 है और इम्पोर्ट हमारा 50 चल रहा था, तो यहाँ पर, और इसको मैं मान लेता हूँ 150 सी प्लस आई प्लस डी को, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा था? 200 आया था। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट को सॉरी इम्पोर्ट को अगर मैं कम कर दूँ और कम कर दूँ, यानी 150 प्लस 100 माइनस 30 कर दूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एडी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो जाएगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था उसमें, इंक्रीज इन टैक्सेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन टैक्सेस। वाई डिक्रीज इन टैक्सेस? अगर यहाँ पर टैक्सेस गिर जाएंगे, लेट अस सपोज आपकी इनकम 10,000 है, जिसपे आप 1,000 जो है टैक्स पे कर रहे हो, तो आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है? 9,000। लेकिन अगर यही टैक्स की अमाउंट 10,000 पे हो जाए 500, तो आपकी इनकम कितनी आ रही है? 9,500। तो यहां से आपकी क्या होगी? इनकम बढ़ गई। इनकम अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आप कंजम्पशन क्या करोगे? ज्यादा करोगे। अगर कंजम्पशन ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, और फिर इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं। और एक पॉइंट आपका नया आ जाता है, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें क्या कहते हैं कि एक्सेस डिमांड कोज हो सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, जो कि कोज किया जाएगा बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सेस डिमांड के ऊपर? जैसे हमने इम्पैक्ट पढ़ा था किस चीज का? डेफिशिएंट डिमांड का। वैसे एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट के ऊपर क्या होगा, आउटपुट लेवल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और कोई उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में चेंज है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अराइज हुआ है और हमें पता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है, मोर देन एग्रीगेट सप्लाई से। बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, तो डिफरेंस में आ रहा है सबसे पहला मीनिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर आया इन्फ्लेशनरी गैप, आपको बताना किस में होता है, एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी होता है, डिफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी होता है। सर याद कैसे करें इसको, इन्फ्लेशनरी किस में होता है, डिफ्लेशनरी किस में होता है, डिफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। एक्सेस डिमांड में तो आपको फिर पता चल जाएगा उसका उल्टा इन्फ्लेशनरी गैप। इक्विलिब्रियम में क्या है, एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जबकि इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। रीजन क्या है, ये क्यों अकर होता है एक्सेस डिमांड, ये अकर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइज आ जाता है, बढ़ जाता है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इसकी वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स होता है ड्यू टू फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ड्यू टू फॉल इन government expenditure and due to fall in exports and increase in imports. Impact on employment, output and employment. एक्सेस डिमांड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना ही आउटपुट पे ना ही एम्प्लॉयमेंट पे क्योंकि ऑलरेडी वो फुल एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में इंपैक्ट पड़ता है, फॉल हो जाती है आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। प्राइस की बात करें तो एक्सेस डिमांड से क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल में राइज आता है तो उससे हमारा इन्फ्लेशन राइज हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें सडन इंक्रीज आता है इन द प्राइसेस, ठीक है, और इसमें क्या डिफ्लेशन होता है यानी सडन डिक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या फॉल होता है जनरल प्राइस लेवल में, तो इसलिए क्या आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।